नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल जीएस भाई राव सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में हमने देखा था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, जिसमें हमने कार्यकारी और विधायी शक्तियों के बारे में समझाया था। अब हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, तो जैसे मैंने कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताया, विधायी शक्तियां बताया, अब हम उससे आगे क्या शक्तियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति की अब हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियों के बारे में। वित्तीय शक्तियां यानी राष्ट्रपति जो वित्तीय शक्तियां होती हैं, तो राष्ट्रपति की उसमें क्या भूमिका होती है। राष्ट्रपति वित्तीय से संबंधित कोई काम होता है, तो राष्ट्रपति की उसमें क्या भूमिका होती है, उससे संबंधित हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जब संसद में धन विधेयक लाया जाता है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता है। कि उसकी किसकी राष्ट्रपति की शक्ति है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। पूर्व अनुमति से लाया जाता है। तो जैसे मैंने बताया आपको, धन विधेयक जब संसद में लाया जाता है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। ये वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति की। इससे आगे जब हम जब बजट पेश किया जाता है संसद में, तो वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही केंद्रीय वार्षिक विवरण। देखो, बजट को वार्षिक विवरण ही कहा जाता है। बजट तो एक नॉर्मली बोल दिया जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पर वार्षिक विवरण ही बोला जाता है। वार्षिक विवरण यानी बजट किसकी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। पेश किया जाता है। तो ये भी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। यानी जब बजट पेश किया जाता है, यानी केंद्र जो वार्षिक विवरण है वो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। ये जो वित्तीय वार्षिक विवरण है, जिसे हम बजट कहते हैं, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। वित्तीय वार्षिक विवरण, वित्तीय वार्षिक विवरण राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया। पेश कौन करते हैं? जो वित्त मंत्री होते हैं संसद। तो इससे आगे की कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति की, वो भी देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं सब लोगों को समझ आ रहा होगा। जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो कमेंट करके हमें बताना। जब आकस्मिक निधि से जो व्यय के लिए, जैसे कोई आकस्मिक व्यय के खर्च के लिए जब जरूरत होती है, तो वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से निकाला जाता है।
आकस्मिक 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 निधि से अनुदान की मांग मांग भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भुगतान की व्यवस्था की जाती है। भुगतान की व्यवस्था की जाती है। जैसे जब अनुदान की मांग की जाती है संसद में, तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से की जाती है। जैसे आकस्मिक कोई जरूरत पड़ गई खर्च के लिए, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति होती है अतिरिक्त अनुदान के निकालने के लिए, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से निकाला जाता है। इससे आगे देखेंगे हम, जब केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय जो कर की व्यवस्था होती है, वित्तीय बंटवारे की व्यवस्था होती है, उसके लिए 5 वर्ष के लिए जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति की अनुमति से की जाती है। राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति की अनुमति से की जाती है। यानी जो वित्त आयोग राज्य व केंद्र के मध्य जो राजस्व का बंटवारा होता है, तो उसके जो आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष, उसके लिए 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो राज्य का और जो केंद्र का राजस्व का बंटवारा होता है, तो उसके लिए भी उसके जो अध्यक्ष होते हैं, उसके लिए नियुक्त कौन करते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष को? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। अब हम आगे देखेंगे न्यायिक शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं, उससे संबंधित। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये न्यायिक शक्तियों में शामिल होगा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियों में मैंने क्या बताया? सबसे पहला पॉइंट कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये भी राष्ट्रपति की न्यायिक नियुक्तियों और न्यायिक शक्तियों में शामिल है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य
मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय की सभी न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जब हम इनको आगे पढ़ेंगे डिटेल में, केवल राष्ट्रपति नहीं करते, आगे और प्रक्रिया होती है। जैसे हम जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कॉलेजियम की सिफारिश होती है तो उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी होती है, राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी होती है, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख हैं। लेकिन उनकी जो सलाह के लिए कौन होता है? मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिमंडल की जो मुख्य भूमिका होती है इसमें, तो वो सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तब। अगला पॉइंट है इसमें, जैसे राष्ट्रपति को अगर कोई उच्चतम न्यायालय से सलाह लेनी है तो वो भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में शामिल है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई सलाह ले सकते हैं, लेकिन उसको उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं। तो क्या बताया मैंने, जब राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई सलाह ले सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए जो परामर्श दिया जाता है उच्चतम न्यायालय से, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसको जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे आगे, ये मोटा मोटा वो ले रहे हैं फैक्चुअल कि न्यायिक शक्तियों में क्या क्या शामिल है। लेकिन जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो और आगे पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब जैसे उच्चतम न्यायालय के परामर्श को राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये किस आर्टिकल में है, 143 में। तो ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी में हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों में जो दंडादेश होता है, दंड का जो न्यायपालिका द्वारा जो दंड दिया जाता है, उससे संबंधित भी न्यायिक शक्ति शामिल है। उसमें क्या क्या शामिल है? जैसे वो क्षमा कर सकते हैं, उसका लघुकरण कर सकते हैं, उसका परिहार कर सकते हैं, वो भी सब शामिल है किसकी? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में। तो एक आप लोगों को ये जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक मोटा मोटा व्यू है जो आपको जानना जरूरी है। जब मैं संसद पढ़ाऊंगा, न्यायपालिका पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या देखा इसमें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बात नहीं है। इससे आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति न्यायपालिका द्वारा दिए गए दंडादेश को जैसे उसको परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, ये भी शक्तियां
राष्ट्रपति को दी गई है। वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को दंडादेश को निलंबित या माफ वो परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में शामिल है। तो अब हम आगे देखेंगे, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में पढ़ा, विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा, न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ा, वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति की क्या क्या कूटनीतिक शक्तियां हैं उसके बारे में। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते होते हैं, तो वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। नाम से किए जाते हैं। तो हमने क्या देखा, जो हालांकि इसमें संसद की जो मैंने फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संधि व समझौते होते हैं राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका किसकी होती है, संसद की, यानी मंत्रिमंडल की। यहाँ पर ये नहीं है राष्ट्रपति अपने मनमाने से सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया वास्तविक जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में एवं उनके मंत्रिमंडल में शामिल है। तो आगे हम इससे आगे देखेंगे राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति कूटनीतिक शक्तियों में बस इतना ही है। सैन्य शक्तियों के बारे में देखें तो सैन्य शक्तियों में राष्ट्रपति सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, पहली चीज तो ये। इसके साथ साथ जल सेना, थल सेना एवं वायुसेना के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी करते हैं। ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। एवं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं।
भी करते हैं। तो जो जैसे मैंने बताया राष्ट्रपति जो सेना जैसे जल सेना, थल सेना, वायुसेना, उनके सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इसके साथ साथ उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी प्रमुख जो उनकी नियुक्ति भी करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जैसे युद्ध की घोषणा हुई, समाप्ति हुई, वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। एवं युद्ध की घोषणा एवं समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं, भी राष्ट्रपति करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? राष्ट्रपति सर्वोच्च सेना सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं एवं उनके अध्यक्षों की जो जल सेना प्रमुख हैं, थल सेना प्रमुख हैं, वायु सेना प्रमुख हैं, उनकी नियुक्ति भी करते हैं। इसके साथ साथ युद्ध की समाप्ति एवं उसकी घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। अब जैसे ये सब स्वयं नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूं, ये मंत्रिमंडल की सलाह से सब होता है। ठीक है। तो आप उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा और आपको ये क्लास को शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ये बहुत जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब चीज़ मैं संसद पढ़ाता, न्यायपालिका पढ़ाता, उसमें भी पढ़ा देता। ये अलग से क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि एक आपको ओवरव्यू आना चाहिए, समझ विकसित होनी चाहिए, उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मैं ये सब चीज़ उसमें भी अंतर्निहित है, लेकिन अलग से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रपति जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो राष्ट्रपति के बारे में स्पेशल क्या है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आपातकालीन शक्तियां कितने तरह की होती हैं? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। एक तो होती है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 352। एक उधर राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। ये भी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है। एक वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो ये जब हम आपातकाल पढ़ेंगे तो इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्त। तो ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। कौन कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।